हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ग्रुप डी का जो क्वेश्चन बैंक है, जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आइए। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, कि लार में जो इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा एंजाइम जो है आपको लार में पाया जाता है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइलिन जो आपका एंजाइम है टाइलिन, उसके ही अंदर क्या होता है, एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो टाइलिन होता है लार में पाया जाता है और लार के ही अंदर जो अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देखिए, जो लार होता है उसमें और एंजाइम भी पाया जाता है, जैसे टाइलिन हो गया और क्या लाइसोजाइम भी हो गया। अब देखिए, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, तो जो आपके खाना के या भोजन के माध्यम से जो कीटाणु आते हैं जो आपको शरीर को हानिकारक कर सकते हैं, उसको मारने के लिए जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम एंजाइम है। ठीक है, और आपका जो ये एमाइलेज एंजाइम है या आपको क्या, या टाइलिन जो आपका क्या एंजाइम है, क्या करता है, तब का जो मंड होता है उसको, जो स्टार्च हो गया या मंड हो गया, उसको क्या करता है, आपको ये बदल देता है, आपको मल्टोज में क्या करता है, मल्टोज में बदल देता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लार होता है आपको प्रतिदिन 1.5 लीटर लगभग, मतलब जो लार का स्रावन होता है लगभग, मतलब डेली आपका 1.5 लीटर होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आपका लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज ये आपका पाया जाता है, अग्न्याशय रस है, अगर अग्न्याशय से निकलता है, ये आपको क्या करता है, ये आपका वासा का पाचन करता है। क्या करता है आपको, ये वासा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो ये आपका वासा का पाचन करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है ये कि निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। हाँ, बड़े होते हैं। ठीक है, कह रहा है श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकीर्णित होते हैं। हाँ, ये भी सही है। कह रहा है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, दोनों सही है, लेकिन आपको जो कथन दिया रहा है उसके अनुसार समझाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन धूप के दौरान बादलों में सफ़ेद रंग को समझाने में मदद करता है। ये सफ़ेद रंग केवल बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका जो दोनों होगा, आपका दोनों सही है। क्या है, आपका दोनों सही है। और आप ये भी जानते हैं, जो प्रकाश किरण है, अगर आपके सूर्य के प्रकाश जो किरणें आ रही है और रास्ता में जो छितराती है या मुड़ने की जो घटना होता है, उसको हम लोग प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद होगा कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका परिकीर्णन कम होता है। मतलब कि क्या, मतलब कि जिस रंग का आपको क्या, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए उसका परिकीर्णन कम होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 ये है, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिश्रण है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल, क्या, जो मृदु खाद्य अम्ल होता है उसका मिश्रण होता है। किससे, बेकिंग पाउडर पूछ रहा है। तो अगर बेकिंग सोडा पूछेगा तो उसके लिए आपको 3 है, तीनों को याद रखना पड़ेगा। क्या, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको भी मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टार्ट्रिक अम्ल को मिलाएंगे तब भी आपका बेकिंग सोडा बनेगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाइए या सिट्रिक अम्ल को मिलाइए तभी आपका बेकिंग सोडा ही बनेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर कह रहा है, आपका बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल हो जाएगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आइए अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब किस दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण, तो आपका आभासी वाला काटिए दीजिए। क्यों, क्योंकि क्या, वास्तविक वाला काट ही दीजिए, क्योंकि क्या, कि जो उत्तल दर्पण होता है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखा कर रहा है, आपको फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है। आपका छोटा ए बराबर हो गया -10, ठीक है। और कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है वस्तु, क्या वस्तु कहाँ रखा गया है, सामने रखा गया है। तब वस्तु कौन दर्पण में रखी है उसको क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। तो आपका यू का मान कितना हो गया, -15 हो गया। कितना हो गया, -15 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका फार्मूला होता है क्या, दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र 1/u + 1/v बराबर क्या, 1/f। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे रखिए आप u का मान रखिए, तो u का मान हो गया 1/-15, यहाँ हो जाएगा +1/v, रंग चेंज कर देते हैं इसको, 1/v बराबर क्या हो गया 1/f, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ से, अब f का मान रख दीजिए यहाँ पे f का मान कितना है आपका -10 है, ठीक है, -10 हो गया। अब क्या करेंगे, उठाए इसको, जो -15 है उसको उठा कर लीजिए उस तरफ, तो हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/10, और क्या इधर से चल जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, इधर से चल जाएगा तो क्या उधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाला में टिका देते हैं इसको, ठीक है, नीचे वाला में टिका देते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से आपका हो गया, अब देखिए यहाँ से 1/v, अब देखिए यहाँ से आपका 10 और यहाँ हो गया 15, क्या 10 और क्या 15, इसका लघुत्तम आपको क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा आपको 30, क्या हो जाएगा आपको 30। अब देखिए यहाँ उत्तल लेंस का क्षमता क्या था, प्लस में होता है ना जी, माइनस में लिया था का, यहाँ प्लस होगा ना। देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ जो फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस का वो क्या होता है, प्लस में होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया था कादू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/v, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो गया, तो 10 यहीं 30, 3 हो गया ऊपर, यहाँ 15 से भागने कितना हो जाएगा 5 × 30, तब क्या हो गया 1/v बराबर हो गया 5/30, क्या हो गया 5/30। जब भाग देंगे इसको, क्या जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 5×6 30, 1/6, यानी कि v का मान कितना आ गया 6 आ गया। v का मान कितना आ गया आपको v का मान 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि फिर से देखते हैं क्वेश्चन में, जो आपका फोकस दूरी है आपका प्लस में होगा, क्योंकि क्या आपका उत्तल दर्पण है ना, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका जो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो -15 होगा। इसी को आपको फार्मूला में रख के मान निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो 5 है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नसबंदी एक अस्थाई, मतलब कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थाई विधि है। देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका जो कंडोम उपयोग हो गया, गर्भ गोलियाँ हो गया, तो ये अस्थाई थोड़े है, अस्थाई है। कॉपर टी का उपयोग भी तभी बाहरी भौतिक अवरोध हो गया। जो सर्जरी विधि है ये आपका जो है अस्थाई विधि है। अब देखिए जो महिलाओं में होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबोटोमी, और जो आपका पुरुषों में होता है उसको कहते हैं वाइसोटोमी। क्या कहते हैं, वाइसोटोमी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कहते हैं वाइसोटोमी जो पुरुष में होता है, और ट्यूबोटोमी जो महिलाओं में नसबंदी होता है उसको ट्यूबोटोमी कहते हैं, जो पुरुषों में होता है उसको हम लोग कहते हैं वासोटोमी, ठीक है, वासेटोमी कहते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होती है, जानते हैं आप P बराबर VI होता है। इसे और 3 फार्मूला निकालते हैं, इसी में मान रख के I V की जगह मान रख के ओम का नियम से 3 और फार्मूला होता है, लेकिन इसी फार्मूला में काम चल जाएगा। अब देखिए V का मान हो गया 12 और I का मान हो गया 3, क्या हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। तो 12 3 36 वाट, क्या वाट का है, क्योंकि शक्ति की मात्रा क्या होता है आपका वाट होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन 7 आपका कह रहा है किसी चालक में 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, ठीक है। अगर 4 वोल्ट की बैटरी के साथ
साथ संयोजित किया जाए तो विभवांतर V2 हो जाता है। तो इसका V1 और V2 का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि ओम के नियम से कि V समानुपाती होता है किसके, I के। क्या कि आप पढ़ेंगे ओम का नियम, किसी अचर तक प्रवाहित हो रही धारा उसके चालक के जो विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। जो धारा उसमें बहता है उसका होता है चालक के विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है क्या, धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से जब समानुपाती होता है ना तो हम इसको एक इस तरह V1 बटा V2 बराबर क्या I1 बटा I2 बराबर R1 बटा R2 सब लिख सकते हैं। ये सब फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कौन सा। ठीक है, तो कह रहा है उसके जो विभवांतर का V1 बटा V2 का अनुपात क्या होगा। अब देखिए V1 का मान आपका 2 है, ठीक है, और V2 का मान क्या है, 4 है। यहाँ तो बदलता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। आपको आंसर नंबर 7 का B हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा, आपको 7 का B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या होगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है। ये ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है, तब विस्थापित करके उत्पाद का अगर निर्माण करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करता है, ये तब का हो गया संयोजन। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया विस्थापन। ऑप्शन जो सी कह रहा है एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, विघटित हो रहा है ना, यहाँ भी विघटित, अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का, दोनों क्या है, दोनों संयोजन का अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या दोनों क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपका वियोजन का है। ठीक है, यहाँ कहा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निर्माण करते हैं, इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपघटन कहीं पूछ रहा था, अपघटन अभिक्रिया ही पूछ रहा है। अब जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो गया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक का उत्पादन करते, एक का हो जाएगा संयोजन। क्या होगा आपका, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो गया आपका, ये हो गया संयोजन। आई क्या कह रहा है कि जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा मुक्त करते हैं। देखिए अब यहाँ आपको विघटित करने के लिए ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब विघटित कर रहे हैं आप, क्या जब आप विघटित कर रहे हैं तब ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या जब आप विघटित करते हैं तब आपको ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, आपको ऊर्जा देना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि क्या अपघटन अभिक्रिया के बारे में कह रहा है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। एक क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके उत्पाद निर्माण करता है तब ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपका अपघटन अभिक्रिया कहाँ तक होगा, जब ये नहीं लिखा रहेगा तब। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा मुक्त नहीं होता, आपको ऊर्जा विघटित करने के लिए हम ऊर्जा उसमें देते हैं, क्योंकि ऊष्मा शोषी होता है। ठीक है, आपका ऊर्जा मुक्त कब होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है संयोजन में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं तो क्या होगा आपका, ये आपका अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करिए। पहला कह रहा है कि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। हाँ, होती तो है, क्योंकि क्या आपका इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करती है। अगला कह रहा है कि बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति के कारण विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। यानी कि अब देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन लिख रहा है कि केवल एक सही है, नहीं तो दोनों सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका आंसर होगा। अब देखिए बी क्यों नहीं होगा, दोनों सही लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कथन 1 कथन 2 की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, आपको अब कथन से ही पकड़ना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, आइए
क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे कि प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकिरणित होने के बाद होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब बहुत छोटा कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे आकाश का रंग नीला होता है, वो जो आपका नीला होने के कारण दिखाई देता है वो आपका क्या है, वो जो छोटे छोटे कण होते हैं आपका वायुमंडल में वो क्या करते हैं, नीले रंग को क्या करते हैं, प्रकिरणित कर देते हैं। या समुद्र का रंग आपको नीला दिखाई देता है, ये कारण यही है। ठीक है, जो नीले रंग है उसी को ये प्रकिरणित करते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पदार्थ कोई एक्स है जो आपका प्रत्यमल एंटासिड में आपका पेट दर्द करने लगता है, तो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक वायु गैस उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार से अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ एक्स का और वाई क्या है, मतलब जो पदार्थ आपका एक्स है और वाई क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं आपका, इसको हम लोग कह देते हैं NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अभिक्रिया करेगा आपका किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो आपको CO2 गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान, मतलब जो बेकिंग सोडा होता है आपका NaOH को क्या कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, NaOH क्या कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा जो होता है वो अभिक्रिया करेगा आपका किससे, या बेकिंग सोडा का जो उपयोग हम लोग करते हैं आपका एंटासिड के रूप में करते हैं। और आपका जब आपका HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो आपका CO2 गैस का उत्पाद बनाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको जो NaOH है, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो यहाँ पे NaOH है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा यही है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा यही है आपको। ठीक है, CO2 का एक और नाम है, CO2 को हम लोग अगर CO2 ठोस रूप में है, अगर CO2 का गैस रूप में नहीं है तो इसको हम लोग शुष्क बर्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ़ कहते हैं। और आपका जो आपका बेकिंग सोडा होता है, कास्टिक सोडा नहीं, बेकिंग सोडा जो होता है आपका, जो बेकिंग सोडा है इसका भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अग्निशामक में रूप में, जो आपका जो सिलेंडर होता है उसमें भरा रहता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, आइए देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन एक आपका न्यूमेरिकल आ गया, एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को क्या कह रहा है, किसी वस्तु को फोकस दूरी वाले, ठीक है, इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं क्योंकि बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हाथ से लिखते हैं ना। कह रहा है किसी वस्तु को 15 मीटर फोकस दूरी वाले, अब देखिए यहाँ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगा, यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मिस्टेक से लिखा गया था लेकिन फिर सही कर दिया उसको। यहाँ ये अवतल दर्पण के सामने रखा गया। ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु की ओर बनेगा तो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो कितना दूरी बन रहा है, आपको बन रहा है 45 मीटर। क्या आपको भी का मान दिया है, कितना आपको दिया है 45। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि आपका वस्तु दूरी कितना होगा। अब देखिए, जानते हैं फार्मूला, आप क्या जानते हैं फार्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस क्या 1/u। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम कि ये भी दिया हुआ है तो यहाँ से बीच वाला जो बराबर का चिन्ह यहाँ से हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, बराबर कर देते हैं, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद। अब यहाँ f का मान कितना है, तो मान रखिए -15 और यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। माइनस भी हो गया तो उधर से उठ के आएगा। तो ठीक है, और आपका क्या भी का मान कितना है, -45 जब का होगा प्लस हो जाएगा तो 1/45 हो गया। यहाँ पे हो गया आपको u। ठीक है, 1/u क्या 1/u। अब देखा होगा इसके बाद, तो 1/u बराबर, अब लघुत्तम लेंगे तो आपका 15 और 45 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, आपका 45 ही हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे 15 से, 15 3 45 तो आपका -3 हो गया। ठीक है, और क्या, और आपका ऊपर हो जाएगा +1। ठीक है, कितना हो गया आपका +1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से
अब देखिए वहाँ पर ऊपर हो गया आपका 1/v बराबर हो गया -2 और बटा क्या आपको -2 बटा क्या होगा आपका हो गया 45। क्या हो गया आपको 45। जब पलटेंगे इसको क्या करेंगे, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो आपका भी क्या u बराबर क्या हो जाएगा, आपको u बराबर हो जाएगा 45/2, यहाँ माइनस रहेगा तो u बराबर क्या हो गया आपका, u बराबर आ गया 22.5। अब कहाँ लिखा हुआ है, माइनस नहीं लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा आपका 22.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। जो एक एक पॉइंट लिखे ना जगह नहीं हो पाता है, हाथ से लिखते हैं इसलिए दिक्कत है, टैब लेंगे तो दिक्कत नहीं हो पाएगा। एक दो दोस्त मैसेज भी कर रहे थे कि आप देख के पढ़ाते हैं, आंसर देख के मारते हैं। अरे भाई जो किताब है तो किताब में PDF बनाना आसान नहीं हो पाता है, उसे किताब हो रहा था सामने तब ना उसको स्क्रीन शॉट मारते उसको क्वेश्चन को, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कमेंट करने वाले कमेंट करते रहे, उससे कोई दिक्कत हो रही है हमको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक विशिष्ट कस्बे में अजैविक अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3R साइकिल का उपयोग किया जाता है। आपका क्या है, रिसाइकिल है, रीयूज है और क्या रिड्यूस का पालन किया जाना चाहिए। इनका सही तीनों में से सही क्रम क्या है, तो जो सही क्रम है इसका आपको वो आपका हो गया क्या रिड्यूस और क्या रीयूज और रिसाइकलिंग। मतलब कम प्रयोग करिए और उसको फिर दोबारा उपयोग करिए और फिर उसको उपयोग करने के बाद फिर दोबारा में उसको उपयोग कर लीजिए। ये आपका सही क्रम होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका सही क्रम, इसको याद रखिएगा। अभी आपका 5R भी हो गया है, 5R भी पूछता है, उसमें 2 को और कोई चीज़ बढ़ रहा है, अभी याद नहीं पड़ रहा, उसको देखेंगे तो बताएंगे। पीछे ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया है 5R वाला, और फिर यहाँ 3R वाला पूछा गया है, तो उसको फिर क्वेश्चन आएगा तो उसको वहाँ पे उसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है। मतलब कौन कह रहा है इसमें से कौन आपका दहन अभिक्रिया का गुण है। कह रहा है तत्व तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। हाँ, तो दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना। अभिक्रिया प्रकाश के अवशोषण के साथ जलती है, तो प्रकाश तो उसको निकलता है ना, अवशोषण थोड़े होगा। अभिक्रिया ऊष्मा के अवशोषण के साथ जलती है, नहीं ये भी नहीं होगा। कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। तो दहन थोड़े कहेंगे, दहन आपका ये है तत्व तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है का दहन होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे सटीक कारण है। मतलब देखते होंगे कोई आपका दोस्त या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी जो दौड़ने वाला धावक होता है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ता है तो क्या होता है, उसके गोर में दर्द होने लगता है। गोर में दर्द होने का कारण क्या है, तो उसके गोर में दर्द होने का मेन कारण है कि उसके जो गोर होता है, उसमें जो जहाँ दर्द होता है उसमें पायरुवेट अम्ल में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, बदलने लगता है। कारण कि क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और सही से श्वसन नहीं हो पाता है, यही इसका मेन कारण है। इसको ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में, जो पायरुवेट अम्ल होता है क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है। और जो पायरुवेट अम्ल होता है और लैक्टिक अम्ल होता है, तो और दोनों क्या है, तीन कार्बन वाले पदार्थ हैं, 3 कार्बन वाले अम्ल कह सकते हैं, 3 कार्बन वाले पदार्थ हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या है, आइए अब देखिए क्वेश्चन जो 16 है आपका, इस समय अभिक्रिया का क्या करना है, संतुलित करना है। आइए देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, आइए जो ऑप्शन नंबर ए है CO2 और मतलब CO2 और 6H2O और क्या आपका ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। देखिए इस समीकरण संतुलित है कि नहीं, इसको देखिए पहचानते हैं। आइए देखिए यहाँ पे H कौ है, देखिए यहाँ O कौ है, यहाँ पे O 6 गो है और 2 गो यहाँ 8 गो है। देखिए इधर कितना है, इधर तो 6 गो यहीं पे है, यहाँ 12 गो हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलती हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी में चेक करिए, यहाँ पे C कौ गो है, C 6 गो है, यहाँ पे C 6 गो है, ठीक है। यहाँ O हो गया 6 दूना 12, यहाँ होगा 24 गो, ठीक है। यहाँ भी मिलाइए तो 6 गो यहाँ पे है, 12 गो यहाँ पे है, यहाँ भी है, ठीक है। H मिलाइए, H कितना है, देखिए ये दोनों बराबर H, देखिए यहाँ H 12 गो है, यहाँ 24 गो है, तो मिलाइए तो 12 गो यहाँ हो गया और 6 दूना 12 गो यहाँ हो गया, क्या 6 दूना 12 गो आपको यहाँ भी हो गया, CO2 और 12H2O। तो फिर से मिलाते हैं इसको, फिर से मिलाते हैं ऑप्शन नंबर बी में, फिर से मिलाते हैं। देखिए
यहाँ पे आपका CO2 का वो है O2, तो O 2 गो है, यहाँ पे गुना तो 12 गो O हो गया। अब 12 गो 24 गो O मिलाइए, 24 गो तब 12 गो यहाँ पे O हो गया और 6 गो यहाँ पे हो गया, तो 12 6 18 और 6 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कार्बन मिलाइए, तो कार्बन 6 गो है, कार्बन यहाँ भी 6 गो है। ठीक है, और यहाँ पे 12 गो क्या है, 12 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन 24 गो यहाँ पे है, 12 गो यहाँ पे है और 12 गो यहाँ 24। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये किया है, आपको संकेत में मिस्टेक है। देखिए यहाँ CO2 का AQ लिखा है, यहाँ एक्वस नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, जलीय लिखना है। आपका आपको लिक्विड आपको गैस रूप में होता है ना, क्या जो CO2 होता है गैस रूप में होता है, इसलिए आप सब चेक कर लिए लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा था। तो मेन कारण आपका ये था, मेन कारण यहाँ पे ही था। और देखिए यहाँ O2 है, इसको भी लिखा हुआ है एक्वस, मतलब पूरा तरीके से मिलाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए C में आइए, यहाँ CO2 गैस रूप में है, लिक्विड रूप में है, एक्वस रूप में है। ठीक है, गैस रूप में है और क्या लिक्विड रूप में, आपका ऑप्शन नंबर C ही सही होगा। ठीक है, हमने सब मिला लिया, गिन ली, तत्वों की संख्या गिन ली, लेकिन बराबर है, लेकिन जो आपका संकेतन है वो गलत है ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 17 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण नहीं है, मतलब कौन है जो उपयुक्त कारण नहीं है। कह रहा है ऑप्शन नंबर A, विभिन्न तत्वों के गुणधर्म को सहसंबंधित करना, ये तो है सही है। तो कह रहा है आवर्त सारणी में किसी तत्व के विशिष्ट स्थिति को समझाना, ये तो उसका तो वही तत्व का वर्गीकरण करने का मेन यही कारण था ना, कि उसको एक जगह रखा जाए, उससे हमको पता लग जाए। अलग कह रहा है कि तत्वों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना, तत्वों को रंग के अनुसार स्थान थोड़ा दिया गया है, उनको परमाणु संख्या का और परमाणु द्रव्यमान के पहले परमाणु द्रव्यमान पर सजाया गया, उसके बाद क्या, उसके बाद परमाणु संख्या के स्थान पर अनुसार सजाया गया है अभी जो हाल में जो पीरियोडिक टेबल है उसको। ठीक है, और उसमें स्थानीय मान ये सबको देखा गया, बाहरी कक्षा के तत्व है उससे गुण क्या है उसको देखा गया, रंग को थोड़ा देखा गया। आपका ऑप्शन नंबर जो C है यही आपका गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है, अब आइए क्वेश्चन 18 कह रहा है आपसे कि जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमे जैसी संरचना क्यों पाई जाती है। तो आप भी जानते हैं कि क्षेत्रफल का वृद्धि होगा, क्या होगा, मतलब उससे बहुत सारे, मतलब कि अगर रोए होंगे तो क्या होगा, जो रोए होंगे वो पूरी तरह से क्या होंगे, मिट्टी में मतलब सटेंगे, मतलब उससे क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा इसी कारण से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको देखिए क्या कह रहा है, तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। हाँ, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। क्या होगा आपका, जो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर A है, यही सही है। क्या करता है ये आपको अवशोषण के लिए क्या करता है आपका, मतलब जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, आगे और भी लिखा हुआ है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये प्रकाश थोड़ा औजार में थोड़ा प्रकाश संश्लेषण, अगर वाष्प उत्सर्जन के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाता है, ये तब का पतिया में न होता है, जार में थोड़ा होता है। गमन के लिए नहीं, गमन के लिए नहीं होता है, गमन के लिए थोड़ा होता है आपका, वो होता है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, जो जड़ से खनिज लवण आपका पानी है उसका अवशोषण क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, उससे मतलब उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट में रखा जाएगा। क्या, कॉपर सल्फेट में रखा जाएगा, तो क्या होगा आपको, जब कॉपर सल्फेट में रखेंगे, देखिए जिंक CuSO4 माने कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो क्या होगा। अब आइए कौन सही ढंग से, फिर से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब जिंक धातु जब का धातु की एक पट्टी से अभिक्रिया करे, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर A कह रहा है आपसे कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। क्या करता है, विस्थापित करता है। अगला कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीला फीका पड़ जाता है। क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन क्या नीला फीका पड़ जाता है।
ठीक है। अगला कह रहा है आपसे कि जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला निक्षेप बनता है। अब देखिए, जब जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करता है, ठीक है। क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट है, जो जिंक है, क्या करेगा, आपको कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित करेगा, ठीक है। लेकिन अब आगे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है ये कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका नहीं पड़ता है। ये गलत है। देखिए, आप जो आपका ऑप्शन नंबर है ये आपका यही ए सही है, ठीक है। अब देखिए, ए सही है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या करता है, विस्थापित करेगा, क्योंकि क्या है, जो कॉपर होता है उससे क्या है, जो जिंक है उससे क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, जो कॉपर है उसको विस्थापित कर देगा। आइए अगला कह रहा है कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग फीका नहीं पड़ता, ये गलत है। अगला कह रहा है जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला निक्षेप बनता है, भी गलत है। अगला कह रहा है यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, नहीं सर, ये आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया, नहीं क्या इसको कहते हैं, हाँ वही वियोजन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर, क्या विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, इसका कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, इसका उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का नहीं, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन इसी को कहते हैं। एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, में डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें दोनों का अदला बदली होता है। यहाँ एक का हो रहा है, एक को स्थापित मैंने उसको उसके जगह से हटा दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आपको ये जो पहला सही है, लेकिन आपका दिया कहाँ हुआ है, आपको दिया है सी में, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है आपसे, आइए, क्वेश्चन 20 छूट गया, क्वेश्चन 20 लास्ट में लग गया, अच्छा छूट गया था, फिर लास्ट में ऐड किए तो यहाँ, अच्छा यहाँ उल्टे ऐड हो गया है, दिखाते हैं फिर भी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन उल्टे ऐड हो गया था, फिर भी लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए, क्या मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान की, इसमें कौन सही आपको बताना है। तो जो प्रयोग कर रहे थे ना जो मेंडल साहब, वो पहले क्या किए, पर निषेचन किए, मतलब दूसरे पेड़ के जो एक पेड़ का दूसरे पेड़ से क्या किए, कराया निषेचन। लेकिन जो मैंने पौधा का पेड़ नहीं, वही पौधा कहेंगे, मटर का पौधा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वहाँ पे दोनों कराए, पहले आपका पर कराया निषेचन कराया, उसके बाद क्या कराया आपका स्व निषेचन कराया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। पहले आपका क्या पर निषेचन, पौधों का पर निषेचन, उसके बाद क्या स्व निषेचन कराए। यहाँ पे देखिए सी में क्या लिखा है, यहाँ में सी में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन कह रहा है एक कि निम्नलिखित में से निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशा पर विचार कीजिए। कह रहा है एक सीधे धारावाही तार के किसी स्थिर कुंडली की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड से चाल से गतिमान होने पर, ठीक है। एक कह रहा है एक सीधे धारावाही तार के किसी एक स्थिर कुंडली, ठीक है, कुंडली स्थिर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है कि उसी सीधे धारावाही तार के उसी स्थिर कुंडली से दूर की ओर इतना मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान होने पर कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर का परिणाम और उपरोक्त स्थिति में चिन्ह क्या हो। अब देखिए, जब पास लाएंगे और दूर ले जाएंगे तो जो उसका परिणाम होगा, मतलब दोनों का चाल समान है, दोनों का स्पीड समान है, तो क्या होगा, जो उसका परिणाम होगा क्या समान होगा, लेकिन जो दिशा होगा ना, उसका दिशा क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, दिशा उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम से ही आपका इसको मतलब निकालते हैं, लेंज के नियम से जो जिसके कारण उत्पन्न होगा ना उसी का विरोध करेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिणाम तो समान होगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह आपका विपरीत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लेंज के नियम से आपको आता है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 कह रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, तो आपका 4 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रवाहित धारा क्या होगा। अब देखिए, आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R,
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पहले आई धारा बह रहा है, ठीक है। जब क्या कर रहा है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर देते हैं, मतलब कि जब यहाँ 4 लगा देंगे, यहाँ पे जब आप 4 लगा दीजिएगा, क्या जब यहाँ पे आप 4 लगा दीजिएगा तो क्या होगा, ये पहले के समान ही हो गया ना। इसको हम लिख सकते, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसको लिख देते हैं ऊपर, बढ़िया से लिखते हैं आई बराबर क्या आपका V बटा R, इसको I1 कर देते हैं I1, ठीक है। I2 बराबर मान लेते हैं क्या V बटा R, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, आपको 4 गुना कर रहा है, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। मतलब क्या 4 गुना करिए 4 लिख देंगे आपका। इसके बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे I1, यानी कि जो इसके बदला में क्या लिख सकते हैं हम लोग I1, मतलब क्या जो I2 का मान होगा क्या 1/4 हो जाएगा। यहाँ I1 लिखना था, यहाँ पे I1 लिखना था, यहाँ पे I1, ठीक है। मतलब कि जो I1 का जो I2 का मान हो गया, तो यह धारा का मान हो गया, वो क्या हो गया 1/4 हो गया। क्या हो गया आपका 1/4 हो गया। इसका आंसर आपको क्या होगा, आंसर नंबर C हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन आपका 23 है। 23 क्या कह रहा है आपसे, 23 कह रहा है आपसे कि N फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो B उस समानुपाती होता है फेरो की संख्या के, क्या फेरो की संख्या के, क्या होता है फेरो की संख्या के समानुपाती होता है। या एक और फार्मूला होता है B बराबर म्यू NI बटा क्या 2π, ये भी आपका फार्मूला होता है एक, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ n ऊपर है, मैं समानुपाती के साथ है, मतलब कि अगर n का मान बढ़ाइएगा, मैंने n फेरो की संख्या बढ़ाइएगा तो क्या होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। जितना बढ़ाइएगा फेरो की संख्या उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। समानुपाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, और यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने जल में रियो लेफ की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की। आपने जल में क्या कह रहा है, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उनमें क्या परिवर्तित दिखाई पड़ता है। मतलब कि आप उसमें चीनी का घोल दे रहे हैं, उसमें क्या आपको दिखाई पड़ता है। पहला, कोई बदलाव नहीं देगा। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। मतलब कि अगर आप चीनी और का आपको ये हो गया, आपका जो किशमिश वाला सुने होंगे, किशमिश एक फूल जाता है और क्या किशमिश सिकुड़ जाता है। तो किशमिश कब सिकुड़ता है, कब फूलता है, फूलता कब है, जब जो बाहरी विलयन है उसका क्या जो अगर तनु है, मतलब कि अगर बहुत गाढ़ा नहीं है तो क्या होता है, वो आपका जो किशमिश होता है आपका फूल जाता है। लेकिन जब वही बाहरी वाला जो विलयन है, उसमें बाहरी वाला जो विलयन है बहुत ही आपका सांद्र है, मतलब बहुत गाढ़ा है, तो क्या होता है वो किशमिश को सुकड़ा देता है। क्या करता है वो किशमिश को सुकड़ा देता है। आपका ये क्या होगा आंसर, आपको जो ऑप्शन नंबर B दिख रहा है यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी, जो कोशिका है ना उससे का जल बाहर निकल जाएगा और जो विलयन बना है उस विलयन में आ जाएगा, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या इसी को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिससे बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका के डूबने पर कोशिका रस से पानी बहिर्प्राशन के कारण क्या होता है वो बाहर आ जाता है। मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा ना, बहुत गाढ़ा होगा तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और क्या होगा जो आपका जो कोशिका होगा हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहाँ कोशिका पर है, आप पढ़े होंगे तो वो किशमिश वाला एग्जाम्पल पर पढ़े होंगे, ठीक है। आपका ये आज का लेक्चर खत्म हुआ, 24 क्वेश्चन हो गया डिस्कशन का। हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, मिलेंगे फिर से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।